नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने सैनिक कमांड है? तो दोस्तों, भारत में कुल 7 + 7 + 3 यानी कि 17 सैनिक कमांड है। और दोस्तों, 7 सैनिक कमांड किसके हैं? तो वह है आर्मी का। और 7 सैनिक कमांड किसके हैं? तो एयर फोर्स के भी 7 सैनिक कमांड है, जबकि 3 जो सैनिक कमांड है, वह है जल सेना का। यानी कि आर्मी के सैन्य कमांड जो है वह 7 है, एयर फोर्स के सैन्य कमांड 7 है और जल सेना के केवल 3 सैन्य कमांड है। एक है पूर्वी कमांड और दूसरा है पश्चिमी कमांड और तीसरा है दक्षिणी कमांड। अगला आपका क्वेश्चन है कि असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी जो है वह है दिसपुर। जी हाँ दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी करते हैं स्टेट एग्जाम की, तो आप लोग जो है अपने स्टेट में कुल कितने ज़िले हैं उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि इस स्टेट में कितने ज़िले हैं, तो आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, तो इसे देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों, जो नेशनल पुलिस अकेडमी है वो है आपके हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, जो हैदराबाद है वहीं पर भारत का राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो अकेडमी है यहीं पर जो इंडियन पुलिस सर्विस में जिनका सिलेक्शन होता है, जो लोग आईपीएस में सिलेक्टेड होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जो है ये हैदराबाद में ही दी जाती है राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा प्रदेश के साथ लगी है और वह कितने प्रदेश है? तो वह है 9 प्रदेश। तो 8 प्रदेश है, जबकि एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श करती है। साथ ही साथ जो नेपाल है उसके साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है साझा करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, भारी जल का रासायनिक नाम है D2O। ठीक है, D2O उसका रासायनिक नाम है, जबकि इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, जबकि D2O इसका रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, स्पेशली D2O जो है रसायन विज्ञान की भाषा में इसको D2 और O इस तरह से दर्शाया जाता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र D2O है और व्यापारिक नाम या रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विद्यासागर की उपाधि किससे प्राप्त है? तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि महापुरुषों जो होते हैं उनके उपनाम पूछ दिए जाते हैं कि ये उपाधि किससे प्राप्त है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आ फंसे। तो विद्यासागर नामक उपाधि जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्राप्त है। जहाँ दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही बेहतरीन जो है विद्या के धनी थे और समाज के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जो आज हम लोग हमारे समाज में जो है स्त्री के अगर पति मर जाता है, पति अगर गुजर जाता है, तो स्त्री जो है पहले की स्त्रियों को जो है शौक के साथ मतलब चिता पे है उसको जला दिया जाता था। बहुत ही ये सती प्रथा नामक बहुत ही एक समझिए कि बहुत ही बेकार प्रथा थी हमारे समाज में, जिसको अंत किया किसने? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही अंत किया, इसीलिए इनको विद्यासागर की उपाधि मिली है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। जैसे तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। और दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो वह होता है 1/6, केवल 1/6 होता है, इसलिए वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान काफ़ी कम है और प्लायन वेग का मान जो है वहाँ पर काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, जो यूपीआई जो कि आजकल हम लोग जो वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, तो ये जो कार्य करते हैं यो यूपीआई के थ्रू ही कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीआई उसमें नाम जो है शब्द लिखा रहता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस। ठीक है? आप लोग अपने एग्ज़ाम में जो है फुल फॉर्म को भी क्लियर रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो पंचवटी नामक जगह है वो भारत के नासिक राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, और नासिक राज्य कहाँ किस राज्य में है? तो जो नासिक जिला है, सॉरी दोस्तों, नासिक एक जिला है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है? ये पंचवटी जो जगह है वो स्पेशली रामायण से संबंधित है, क्योंकि यहीं पर रामायण में जो शूर्पणखा का लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा था, तो वह पंचवटी नामक जगह ही था। और नसिका जो है, नाक को संस्कृत में नसिका कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक पड़ गया। अगला आपका क्वेश्चन है
कि श्री राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो जो दोस्तों जो मंदिर बनते हैं वो उनका भी एक शैली होता है। तो जो श्री राम मंदिर है इसका निर्माण जो है नागर शैली में हुआ है। दोस्तों राम मंदिर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसे बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। दोस्तों कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, स्पेशली ये एक रामचरितमानस की चौपाई है। और ये जो क्वेश्चन है हिंदी के अब इनडायरेक्टली जो है इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। पहले था कि किसी शब्द का अर्थ बता दीजिए, उसका पर्यायवाची बताइए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रामचरितमानस से एक चौपाई उठाई जाती है और उसमें से जो है एक शब्द का जो है विलोम या फिर पर्यायवाची पूछ देता है। तो इसमें जो है पूछा है कि दुर्लभ शब्द का विलोम बताइए, ठीक है? दुर्लभ शब्द का विलोम बताइए। तो दुर्लभ मतलब होता है कि जिसको बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिले उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो इसका विलोम हो जाएगा सुलभ, यानी कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती हो। तो दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभः स्पर्श दीप्तम। जी हाँ दोस्तों, नभः स्पर्श दीप्तम, यानी कि आकाश को गर्व से छुओ। इसका इंग्लिश होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी का अर्थ होता है कि आप जो है आकाश को गर्व से छुए। तो अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो आपको जो है इसका आदर्श वाक्य बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप जो है चाहे डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करें या फिर एसएससी जीडी, आपको जो आदर्श वाक्य होता है, जो सेना होती है, जो आर्मी हो, वायुसेना हो, नेवी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, यानी कि जो पैरामिलिट्री हो या फिर सीपीएफ हो या फिर मिलिट्री हो, आपको जो है अपने आदर्श वाक्य जरूर याद रखने हैं। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इन सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आप लोग जो है बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये आपका जो है बेसिक नॉलेज है। और बेसिक नॉलेज अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो आप जो है डिफेंस के चाहे एग्जाम करते हैं, तैयारी करते हैं या फिर एसएससी का, तो आपको पहले से अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? दोस्तों संविधान बनाने में कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान जो है तैयार हो गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने संविधान को जो है स्वीकार किया, इसे अंगीकार किया। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, ठीक है? जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया। और उस दिन से जो है हमारे देश में ढोल नगाड़े सब बजने लगे। जो है बड़े-बड़े जो नेता थे वो खूब मंच पे कूदने लगे कि अब हमारा देश लोकतंत्र में हो गया, हमारा देश गणतंत्र हो गया। अब हमारा देश जो है बिल्कुल अपना एक कानून बनेगा, हमारे देश का अलग जो है अंग्रेज़ों का कानून खत्म हो गया। खूब नाच गा रहे थे, लेकिन उनको जो है इस बात का अंदेशा नहीं था कि 75 साल बाद भी हमारा देश गुलाम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम अपने देश की स्थिति देखते हैं तो क्या बदला है? केवल वक़्त बदला है, केवल वक़्त ने तरक्की किया है। 1950 से 2025 आ गया है, लेकिन जो लोगों की स्थिति बदलनी चाहिए, जो जीवन शैली बदलनी चाहिए, जो लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए वक़्त के अनुसार, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। आज भी हमारे देश के मैक्सिमम लोग जो है वो गरीबी में और बीमारी में, अशिक्षा में, अंधविश्वास में जो है इन्हीं सब चीज़ों में अपना जो है इन्हीं सब वजहों में अपना जो है जीवन गुज़ार देते हैं। ना उन्हें सही से इलाज मिलता है, ना उन्हें सही से शिक्षा मिलता है, ना उन्हें रोज़गार मिलता है। तो फिर गणतंत्र से या फिर संविधान से हमें क्या फ़ायदा हुआ? इस लोकतंत्र से, इस बेजान लोकतंत्र और अधमरे संविधान से हमें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों को है, बाकी जो है बाकी भारत की जनता आज भी जो है दुर्दशा का शिकार है, ठीक है? आज भी भारत माता जो है वह चिथड़ों में लिपटी हुई है। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की असली समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने बनाया है, आप लोग इसे देखिएगा। बिल्कुल आप जो है 5 मिनट 10 मिनट निकाल के ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भारत की समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम लोग जो है आज से ही संघर्ष नहीं करेंगे, आज से ही अपने संविधान के बदलने के दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हम लोग जो है बेरोज़गारी में जो जी रहे हैं, रोज़गार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, लोगों को इलाज कायदे से नहीं मिल रहा है, ना उसे न्याय मिल रहा है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है इसी तरह से परेशान होती रहेगी और इसी में त्राहिमाम करती रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों जो श्री रामचरितमानस की भाषा है वो सॉरी दोस्तों ये अवधी होगा, ठीक है?
अवधी भाषा है, ठीक है। संस्कृत नहीं है, श्री रामचरितमानस की भाषा जो है वो है अवधी, स्पेशली अवधी भाषा भी नहीं है, ये एक बोली है, ठीक है, अवधी बोली है। जबकि रामायण की जो भाषा है वो क्या है, तो वो है संस्कृत। और रामायण को किसने लिखा, तो महर्षि वाल्मीकि ने, जबकि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों सबसे बड़ा अंग जो शरीर का है वो है त्वचा। जी हाँ दोस्तों, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है। तो दोस्तों चाहे आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि पूर्वी कमांड जो है आर्मी के कितने कमांड है, एयरफोर्स के कितने कमांड है, नेवी के कितने कमांड है और ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो जल सेना का जो दक्षिणी कमांड है तो ये है आपका कोचीन में। जी हाँ दोस्तों, जो जल सेना का दक्षिणी कमान है वो है कोचीन में। जबकि वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है, तो वो है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है, तो दोस्तों वायु सेना का जो दक्षिणी कमांड है वो है आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। जी हाँ दोस्तों, जो तिरुवनंतपुरम है यहाँ पे वायु सेना का दक्षिणी कमांड है। तो दोस्तों आप जो है कमांड को जरूर याद कर लीजिएगा कि किस क्षेत्र का कौन सा कमांड है और ये कहाँ पे है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वो है चेन्नई। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जी हाँ दोस्तों, एसपी फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। दोस्तों आप जो है अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया है कि रैंक और पद में क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं कि रैंक और पद में क्या अंतर है। तो लोगों को लगता है कि जो डीएसपी है वो रैंक है या फिर जो सीओ पद है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले अगर ये सब जानकारी रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रोगी स्वयं चिकित्सक के लेखक कौन है, तो दोस्तों रोगी स्वयं चिकित्सक के लेखक है राजीव दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति राजीव दीक्षित जी थे, लेकिन अफसोस कि इनका जो है असामयिक निधन हो गया। तो रोगी स्वयं चिकित्सक के लेखक है राजीव दीक्षित। दोस्तों यूट्यूब पे इनके जो है स्पीच काफ़ी ज़्यादा है, इनके वीडियो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप लोग इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको जो है राष्ट्र बंधु की संज्ञा प्राप्त है और ये राष्ट्र के लिए हमेशा जो है सोचते रहते थे और इनका स्पीच में हर जगह जो है राष्ट्र के प्रति जो है प्यार झलकता है। ये चाहते थे कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, लेकिन अफ़सोस कि इन जो ये जो है हमारे बीच में नहीं रहे। इनका जो है देहांत हो गया है और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में और इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु जो है इनका जो है भिलाई नामक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहीं पे इनका जो है मृत्यु हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि गाँव की कार्यपालिका को क्या कहते हैं, तो दोस्तों गाँव की जो कार्यपालिका होती है उसे कहा जाता है ग्राम पंचायत। जी हाँ दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती है वही कहलाती है गाँव की कार्यपालिका, जबकि जो जो सभा होती है वह गाँव की विधायिका कहलाती है। दोस्तों मुझे पता है कि आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा हो कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन वाक़ई में दोस्तों आप लोग बिल्कुल मैक्सिमम 99 पॉइंट 99% जो लोग हैं वो अनभिज्ञ हैं कि गाँव की विधायिका क्या होती है, गाँव की कार्यपालिका क्या होती है, जो ग्राम प्रधान है वो अपने गाँव को सोने का गाँव कैसे बना सकता है, ग्राम पंचायत सदस्यों को क्या अधिकार मिले हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन आप लोग जो है राजनीतिक रूप से जागरूक होइए, ताकि जब हमारे देश का बुनियाद ही मजबूत नहीं रहेगा, देश का राजनीतिक बुनियाद हमारा ग्राम पंचायत है, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो फिर चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, बहुत बड़े-बड़े जो नेता हो वो कुछ नहीं कर पाएँगे। जब तक हम लोग जो है जागरूक नहीं होंगे, आम जनता जागरूक नहीं होगी, वोटर जागरूक नहीं होगा, तो फिर देश कैसे जागरूक होगा? देश जो है मजबूत नहीं हो पाएगा राजनीतिक रूप से। तो दोस्तों हम आप जो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन-बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैंने बताया कि वार्ड मेंबर क्या होते हैं, बीडीसी क्या होता है, प्रधान मुखिया सरपंच में क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य क्या होता है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर देखिएगा, इसे ज़रूर जानिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप हर 5 साल पे जो है वोट करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था के तहत, तो आपको उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग जिस मोबाइल को खरीदते हैं, तो खूब उसमें जानकारी निकालते हैं कि इसका रैम कितना है, रोम कितना है, 5G है या 4G है, इसकी जो है कैपेसिटी कितनी है, बैटरी कितनी इसकी पावरफुल है। तो एक मोबाइल के लिए इतना आप समय देते हैं, तो आप अपने 5 साल के लिए इतना जो है 5-10 मिनट समय जो है हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर दें, ताकि आप जो है बिल्कुल जागरूक बन जाएँ और आपका वोट जो है सही जगह पे पड़े। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ है, तो एफिल टावर जो है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी ऊँचाई कितनी है, तो वह है 1083 फीट।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांस मांस तो एक है, क्या मछली क्या गाय? यह किसका कथन है? तो यह कबीरदास जी का कथन है। बहुत ही बेहतरीन कथन है कि जब मांस मांस तो एक है तो फिर गाय और मछली या फिर सूअर के मांस में क्या अंतर है, या फिर इंसान के मांस में क्या अंतर है? जब खाने वाला तो किसी का भी मांस खा सकता है, खाने वाला जो है मुर्गे का खाए, बकरी का खाए, सूअर का खाए, गाय का खाए, पड़वा का खाए या फिर जो है मछली का खाए, क्या अंतर है? उसको तो बस मांस खाना है। तो वहीं इन्होंने समझाया कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि गाय का मांस पवित्र होता है, सूअर का मांस अपवित्र होता है, या फिर गाय को नहीं खाना चाहिए, मुर्गा को खाना चाहिए, बकरी को खाना चाहिए। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ढोंगी लोग होते हैं। ये ढोंगी, ये दोगले टाइप के लोग होते हैं जो अपने एक ही गले से 2 तरह की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की परिधि जो है वो है 40,041 किलोमीटर। जो दोस्तों ये औसत इसकी परिधि है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि औसत परिधि, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है वो क्या है, वो चपटी है, ठीक है? पृथ्वी चपटी है। तो इसका परिधि अगर यहाँ से हम लोग ऐसे निकालते हैं तो ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से परिधि निकाले यानी कि विषुवत रेखा से इसकी परिधि ज़्यादा होगी, जबकि अगर इसका जो है देशांतर की तरफ से अगर इसका परिधि निकाले तो ये कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है औसत परिधि बताया है। तो ये 40,000 के आसपास ही पृथ्वी की परिधि होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 21 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय दिवस को जरूर अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन जो है प्रमुख राष्ट्रीय दिवस से जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों जो 21 अक्टूबर होता है उसी दिन जो है जो पुलिस के जितने भी फ़ोर्स होते हैं, वो चाहे स्टेट पुलिस हो या फिर जो सीएपीएफ की फ़ोर्स हो या फिर पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो, तो जो जितने भी जवान जो है शहीद हुए होते हैं सबको 21 अक्टूबर को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। और दोस्तों ये स्टेट और सीएपीएफ और पैरामिलिट्री तीनों फ़ोर्स जो है उस दिन 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देती हैं अपने वीर सैनिकों को। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? दोस्तों जो एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर होता है वो आर्मी के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो वो होगा लेफ्टिनेंट के समकक्ष। दोस्तों इसी तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे एक बार तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो कमीशन्ड रैंक के अफसर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। तो इसे आप लोग देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आर्मी का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है, तो होता है जनरल। एयरफोर्स का सबसे बड़ा अफसर एयर चीफ मार्शल, नेवी का सबसे बड़ा अफसर जो है एडमिरल होता है। जबकि कमीशन्ड रैंक में सबसे निचला अधिकारी कौन होता है आर्मी का? तो होता है लेफ्टिनेंट। एयरफोर्स में एयर चीफ फ्लाइंग अफसर, जबकि नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल मिस ना हो और आपका जो डिफेंस का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों आपके क्वेश्चन 30 खत्म हो गए और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट किस राज्य में है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।